राधे राधे। जैसे कि हम लोग शुरू की हिस्ट्री में हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़े। प्राचीन इतिहास में हम लोग देख रहे थे मौर्य प्रशासन से संबंधित मौर्य वंश में हम लोग अशोक तक पढ़ लिए थे। उसी के बारे में हम लोग देखते हैं, प्रशासनिक विवरण देख रहे थे। तो प्रशासनिक अपने प्रशासनिक कार्यों को किस तरह से चलाते थे, उतने बड़े क्षेत्र में जो उनका जो साम्राज्य फैला हुआ था उनको चलाने के लिए क्या क्या उपाय किए थे। तो उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे प्रांत प्रांतीय शासन और उनका विभाजन। प्रांत जो शासन था उसका विभाजन किस किस तरीके से किया गया था। जिस चीज देखिए अभी हम लोग जो पढ़ते हैं देख रहे हैं, प्रशासन विभाजन केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर ग्राम लेवल पर चले आते हैं। और केंद्र सरकार जो प्रतिनिधित्व होता है राज्य में राज्यपाल होता है। यहाँ देखिए केंद्र में खुद राजा रहते थे सेंटर में, और प्रांत यानी प्रांत जो था वहाँ अधिकांश जो था राजा का गवर्नर यानी युवराज, गवर्नर जो होता था अधिकांश युवराज होता। युवराज कहने का मतलब यह है राजा का पुत्र ही बनता था। उसका उसके प्रांत के जस्ट नीचे आ रहा मंडल या कमिश्नरी इसको बोलते हैं। इसमें इसको चलाने प्रमुख अधिकार जो राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे वो यहाँ संभालते थे। और फोर्थ जो आपका विषय या आहार, इसको बोलते जिला बोलते हैं। इनका संचालन का प्रमुख जो अधिकारी होता था विषपति कहलाता, विषयपति यानी आहार या जिला जो प्रशासनिक का मुख्य अधिकारी होता था वह विषयपति कहलाता था। इसके बाद देखते हैं हम स्थानीय। स्थानीय मतलब 800 ग्रामों का समूह था। स्थानीय जो कहलाता था 800 गांव मिलाकर एक स्थानीय बनता था। द्रोणमुख, द्रोणमुख में 400 गांव का समूह, 400 गांव जब मिलकर एक समूह बनाता था उसको द्रोणमुख कहा जाता था। उसका देखिए खावे टीका, खावे टीका जो था ये 200 ग्राम का, हाँ 200 ग्रामों का समूह था। द्रोणमुख 400, खावे टीका 200 ग्रामों का समूह था। उसका संग्रहण, संग्रहण 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण बोला जाता था। तो लास्ट जो है ग्राम, ग्रामीणी को ग्राम कहा दिया गया है। ये सारी बातें प्रशासनिक विवरण हो गया। आगे देखते हैं जैसे कौटिल्य। देखिए मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य एक अहम भूमिका था। प्रधानमंत्री के तौर पर ये वर्क किए थे। कहाँ से, इसके जब मौर्य वंश स्थापना करते चंद्रगुप्त मौर्य उसी टाइम से इन्हीं के कौटिल्य की सहायता से ही, ये विष्णुगुप्त बोलिए या चाणक्य बोलिए, इन्हीं की सहायता से पूरे साम्राज्य का निर्माण हुआ है। और उसके निर्माणकर्ता में चंद्रगुप्त मौर्य का अहम भूमिका। फिर कौटिल्य लिखते हैं अपने पुस्तक में, कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोत बताए। यानी जिस तरीके से जीएसटी सरकार ले रहा ना, अलग अलग वस्तु पर अलग अलग जीएसटी, इससे शिक्षा पे, मार्कर पे, पेन पे, कॉपी पे 17% जीएसटी ले रहे हैं सरकार मोदी जी। उसी तरीके से कौटिल्य जो है अपने पुस्तक में राजस्व के 7 प्रकार के टैक्स का वर्णन किया है। पहला देखिए दुर्ग टैक्स। दुर्ग टैक्स उससे नगरों से प्राप्त किया जाता था, यानी नगर से जो टैक्स लिया जाता था उसको दुर्ग कर कहा जाता था। वनों से प्राप्त होने वाले आय को वन टैक्स का वन कर कहा जाता था। उसका राष्ट्र है, राष्ट्र कर में ग्राम या जनपद से प्राप्त, ग्राम और जनपद से जो कर प्राप्त होता था उसको राष्ट्र बोला जाता था। खनी है, खनी खानों से प्राप्त आय यानी खनिज संपदा जो भी था उससे प्राप्त होने वाले आय खनी कहलाता था। सेतु, सेतु में फल फूल सब्जी, इससे जो टैक्स मिल रहा था उसको सेतु कहा जाता था। इस तरीके से कौटिल्य ने अपने पुस्तक यानी चाणक्य ने अपनी पुस्तक में 7 राजस्व कर का चर्चा किया गया, 7 राजस्व कर बताए हैं। यानी हम लोग देखिए उतना पढ़ना है जो प्रश्नों में एग्जामों में आ रहा है उतना हम लोग यहाँ मेंशन किए हैं। उसके बाद और कुछ देखते हैं। प्रमुख कर जैसे प्रणय, संकट के समय प्रजा से लिया गया टैक्स, यानी जब राजा लड़ने जाता किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करने जाता होगा तब लोगों से इमरजेंसी के तौर पर सहयोग मांगता था, उसको प्रणय कहा जाता था। संकट के समय मान लीजिए कोई राजा एकाएक कोई हमला कर दिया राज्य पे
इस कंडीशन में उस टाइम जो टैक्स जमा करता है राजा के द्वारा जमा किया जाता था वह परण्य कहलाता था। उसका देखिए विष्टि है। विष्टि मतलब निःशुल्क श्रम और बेगार। विष्टि में मतलब जब राजा किसी को निःशुल्क बिना पैसा दिए हुए काम करवा रहा है या बेगार करवा रहा है उसको विष्टि कहा जाता था। राजा लोक कल्याण के लिए या फिर किसी अन्य कामों के लिए बिना पैसा दिए हुए बिना मजदूरी दिए हुए जो काम करवाता था उसको विष्टि कहा जाता था। दूसरा देखिए उत्संग, यानी राजा क्या करते जब उत्सव मनाते उस टाइम जो उपहार लेते थे उसको क्या बोलते थे, उत्संग बोलते थे। यानी राजा को दिया जाने वाला वह कर जो उत्सव उपहार के रूप में क्या था दिया जाता किसी को, उसको बोलते हैं उत्संग। उसका देखिए बलि है, कि बलि था धार्मिक कर था। विवती चारागाह कर, यानी पशुओं को जो चारा चल लेते थे खिलाते थे उस पर जो टैक्स लगता था उसको विवती बोला जाता है। उसका देखिए पार्श्व है। पास की तरह से टैक्स ही है, कर ही है। ये कर जो था व्यापारियों से, यानी जो व्यापार वाणिज्य करते थे उससे राज्य में क्या पार्श्व नामक कर लिया जाता वसूला जाता था। उससे वर्तनी है। वर्तन में सीमा पार, यानी सीमा पार करने का, यानी सीमा एक सीमा जिस मान लो कोई आ रहा इसके सीमा से पास करता होगा तो उससे जो टैक्स वसूला जाता था उसको वर्तनी बोला जाता था। ठीक, ये हो गया आपका प्रमुख कर का प्रकार। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में ना 3 प्रकार के फसल की चर्चा की गई है। जिससे मुख्य तौर पर अभी हम लोग 3 फसल पढ़ते हैं ना, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। यही तीनों फसल का उस टाइम यानी अर्थशास्त्र में तीनों अलग नाम दिया गया है। देखिए चर्चा की गई तो पहला जो हैमन है। हैमन हैमन जो फसल है इसकी जो तुलना की रबी फसल की गई है। हैमन फसल की तुलना रबी फसल से। उसके बाद देखिए दूसरा जो है कृषि का प्रकार ग्रैस्मिक है। दूसरा प्रकार है ग्रैस्मिक। ग्रैस्मिक बोलते थे खरीफ फसल को, यानी मौर्य साम्राज्य में ग्रैस्मिक से तात्पर्य था खरीफ फसल। उसके बाद देखिए केदार। केदार भी एक फसल का नाम था जिसकी चर्चा जायद फसल के रूप में मिलती है। ठीक ना, ये नाम भी होता है। ठीक ना, उस टाइम में केदार मतलब होता था जायद फसल। यानी देखिए गर्मी जैसे गेहूं कटता उस 2 जो मंथ खाली पीरियड रहता है उस पीरियड में जो भी फसल हम लोग बोते हैं उसको जायद फसल में काउंट करते हैं। ठीक ना, तो वही उस टाइम मौर्य प्रशासन में इस जायद फसल को केदार कहा जाता था। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में ही देखिए अर्थशास्त्र में धान को सर्वोत्तम कहा गया है। यानी चावल जो था चावल को उपज करने वाले उसको खाद्यान्न फसलों में सबसे सर्वोत्तम माना गया है धान को। और इसे सबसे जो निम्न कहा गया है गन्ना को, यानी जो केतारी हम लोग खाते हैं इसको उस टाइम मौर्य प्रशासन में सबसे निम्न कहा गया है। आज थोड़ा सा और पॉइंट बचा हुआ उसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे मौर्योत्तर काल में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद जो है मौर्य प्रशासन में न्यायालय की भी चर्चा की गई है। धर्मस्थल्य जो दीवानी न्यायालय था उसको बोला जाता था धर्मस्थल्य या धर्मस्थीय। उसके बाद दूसरा जो था फौजदारी व्यवस्था, फौजदारी न्यायालय जो था उसको कंटक शोधन कहा जाता था। यानी ये दोनों न्यायालय अभी भी है, यानी जहाँ जमीन से जुड़े विवाद होता है, एक जो होता है मारपीट का विवाद, तो अलग अलग न्यायालय में अलग अलग सत्र में उसको चलाया जाता है। तो एक हो गया आपका दीवानी न्यायालय, एक हो गया आपका फौजदारी न्यायालय। ये हो गया न्यायालय से संबंधित। ये ध्यान यहाँ पूछा जाता है कि कंटक शोधन न्यायालय जो था इसमें किससे संबंधित है, फौजदारी व्यवस्था दीवानी न्यायालय से, तो आपको टिक लगाना है फौजदारी में। ये न्यायालय से हो गया चर्चा। उसके बाद आगे जो है सिक्का। मौर्य साम्राज्य में सिक्के सोना चांदी
तांबे, इस सब के भी क्या में सिक्के मिले हैं। तो कसारपन, कसारपन नामक जो सिक्का था, चांदी के सिक्कों को बोला जाता था कसारपन। यानी मौर्य साम्राज्य में कसारपन था चांदी का सिक्का। उसके बाद निष्क या स्वर्ण, निष्क या जो स्वर्ण था, सोने के सिक्के, यानी सोने का जो सिक्का बनता था उस टाइम, उसको निष्क या स्वर्ण कहा जाता था। उसके बाद तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। ये तीनों सिक्के हो गए। उसका देखिए गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य, अब देखिए साम्राज्य इतना बड़ा था, तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर नहीं रहेगा तो कब कौन विद्रोह कर दे तो जानकारी नहीं मिलेगा। अभी के समय में देखिए आईबी हो गया, रॉ हो गया, अलग अलग देशों का अलग अलग गुप्तचर संस्था है ना, उसी तरीके से मौर्य प्रशासन में भी क्या था, गुप्तचर की व्यवस्था था। इसमें स्त्री और पुरुष, सब खास बात क्या है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों दोनों रहते थे गुप्तचर में। स्त्रियों का अलग गुप्तचर था संस्था और पुरुषों का अलग था। उसमें देखिए, यानी गुप्तचर व्यवस्था जो उसको गुड पुरुष कहा जाता था, गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। इसका जो हेड होता था महामात्य सर्प, यानी गुप्तचर जो हेड, जैसे देखिए गुप्तचर विभाग अभी जो आई कौन देखते हैं, अजीत डोभाल साहब, उनका इसमें बहुत, हमारे देश में उनका नाम बहुत ही ऊंचे दर्जे में लिया जाता है। अभी अजीत डोभाल साहब का बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उसी तरीके से यहाँ देखिए जो उस टाइम जो था मौर्य साम्राज्य में महामात्य सर्प कहलाता था। ठीक, उसके बाद देखिए स्ट्रेबो बोलते हैं, स्ट्रेबो ने अपनी पुस्तक में लिखा है गुप्तचर को इंस्पेक्टर कह के संबोधित किया है। ठीक, उसी तरीके एक और जो है एरियन है, उस और नाम से चर्चा किया है। ये स्ट्रेबो के अनुसार गुप्तचर को क्या कहा जाता है, इंस्पेक्टर। ये हो गया आपका। और लास्ट जो आपका लाइन है, मेगास्थनीज बोलते हैं भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। यानी मेगास्थनीज, अगर पुस्तक पढ़िएगा तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने जातियों में बांटा गया है। इसका आंसर 7 जातियों में बांटा गया है। इस तरीके से आपका आज मौर्य मौर्य वंश पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक ना, उम्मीद करते कि अच्छा लगा हो। और हम लोग चलेंगे अब मौर्योत्तर क्लास, नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए। सभी का धन्यवाद।